इस वक्त हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर लोकसभा सीट पर, जहां पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं चुनाव मैदान में। पिछली बार करीबन 70% वोट हासिल किए थे। इस बार क्या मुकाबला कड़ा है या कैसे जो पूरा समीकरण बन रहा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इसके साथ ही में जो कई राष्ट्रीय मुद्दे भी जो चुनाव में काफ़ी ज़्यादा मुखर तौर पर सामने आ रहे हैं, उन पर भी बात करेंगे। अनुराग जी, सबसे पहले कैसा चल रहा चुनाव प्रचार? बहुत अच्छा, जनता का बहुत आशीर्वाद है और मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर जन जन तक जा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में जो देश का मान सम्मान बढ़ा, गरीब का कल्याण हुआ, सेवा सुशासन में नए आयाम स्थापित हुए, भारत दुनिया की 10वीं से बढ़कर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आज 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से जब बाहर आते हैं, उनको अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव नज़र आता है। जब एक ईमानदार नेता को देश का प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं तो उनको अपना भविष्य उज्जवल नज़र आता है। युवाओं को जब एक से लेकर अनेक सुविधाएं मिलती हैं, शिक्षा से लेकर रोजगार के नए आयाम स्थापित होते हैं, खेल कूद में भी आप नई ऊंचाइयां छूते हैं, तो मुझे लगता है कुल मिला के वातावरण देश में बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे संसदीय क्षेत्र में तो 4 बार लोकसभा का सांसद यहीं से बना हूँ। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने सदा आशीर्वाद दिया और हमारे कार्यकर्ताओं ने जोरदार ढंग से चुनाव लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे। आप विकास के मुद्दों की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे पहुंच गई, 30वें नंबर पे पहुंचाना है। लेकिन सवाल ये उठता है, विपक्ष लगातार ये पूछता है कि अगर इतना ही विकास किया है तो धर्म के नाम पर क्यों वोट मांगा जाता है, क्यों राम मंदिर का जिक्र किया जाता है, क्यों सनातन का जिक्र किया जाता है चुनावों में? 500 वर्षों से इंतजार था भव्य राम मंदिर बनने का। अपने देश में हम इंतजार करते रहे, 100 साल तक मुकदमे लड़े और ये विपक्ष के लोग हमें कहते थे कि बीजेपी वाले तो कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज मैं आपके सामने कहता हूं, हमने भव्य राम मंदिर बना भी दिया। सोमनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम, केदारनाथ धाम, महाकाल लोक और अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर बनाया। महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से एयरपोर्ट बनाया। हमने किसी नेहरू गांधी के परिवार से एयरपोर्ट का नाम नहीं रखा, महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से रखा है। और ये जो कहते हैं अब मंदिर नहीं मस्जिद वहीं बनाएंगे, मैं इनको कहता हूँ अब मंदिर बन गया है, मंदिर ही रहने वाला है, मस्जिद के लिए अलग ज़मीन मिली है। लेकिन आपने मस्जिद का जिक्र किया, ऐसे भी बयान सामने आए। एक दो राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब ये फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, आचार्य प्रमोद कृष्णम के मैं बयान का जिक्र कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि राहुल उस समय वो उसी पार्टी में थे। उनका ये कहना है कि राहुल गांधी ने कहा था कि वक्त आएगा, हमारी सरकार आएगी तो हम जो है वहाँ पर वो फैसला पलट भी सकते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला और सुप्रीम फैसला है जिसका हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता ने बहुत स्वागत अभिनंदन किया। और ये जो मंसूबे कुछ लोगों के हैं कि मंदिर हटाएंगे या बदलाव करेंगे, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने पार्टी के नेताओं को वकील के रूप में भी खड़ा किया रामलला को केस हराने के लिए। रामलला मुकदमा जीते, भव्य राम मंदिर बना है और यही रहेगा। जो लोग सोचते हैं कुछ और करेंगे, वो नहीं हो पाएगा। इस सबके बीच में हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया कि 2014 से पहले देश में हिंदुओं की आबादी कम हुई, मुस्लिमों की ज्यादा हुई। विपक्ष टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है, कह रहा है कि चुनाव के बीचों बीच ये रिपोर्ट अचानक क्यों आ रही है? अगर ऐसी रिपोर्ट कोई थी भी तो पहले क्यों नहीं आ गई? चलिए मैं एक बात आपकी कहूँ, बयान तो कांग्रेस के नेता ही दे रहे हैं कि जिसकी एक से ज्यादा पत्नी उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो कांग्रेस के लोग क्या कहना चाह रहे हैं? जिसके ज़्यादा बच्चे उसको ज़्यादा संपत्ति मिलेगी, क्या मतलब है इनका कहने का? और ये कहना कि हम सर्वेक्षण करवाएंगे, और फिर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि जो संसाधन है उस पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है और उसमें भी मुसलमान का है। ये मैंने नहीं कहा, ये कांग्रेस के नेताओं ने कहा। तो मैं पूछ रहा हूँ इन कांग्रेस के नेताओं से, क्या स्त्री धन सुरक्षित है? क्या पशुधन सुरक्षित रहेगा? क्या संपत्ति लोगों की उनके पास रहेगी कि आप इसको बांट दोगे? किसके पास कितना रहेगा और आप कितना छीनने वाले हो? सर्वेक्षण करवाने के बाद जरा देश को बताइए तो सही। कोई बताता नहीं, सब चुप बैठे हैं। कारण जनता को बताएं तो सही। लेकिन चुनावों के बीच में इस तरह की रिपोर्ट आना क्या ध्रुवीकरण करने की कोशिश है? क्योंकि विपक्ष लगातार इसी चीज को लेकर के सवाल उठा रहा है चुनावों को, क्योंकि 3 चरण हो गए हैं। विपक्ष का ये कहना है कि बीजेपी के पक्ष में वो माहौल नहीं बन रहा, इस वजह से इस तरह की रिपोर्ट ध्रुवीकरण करने की कोशिश। देखिए, हिंदुओं की जनसंख्या 7.8% कम होना और मुस्लिम की लगभग 45% से इतने ज़्यादा
बढ़ना, ये अपने आप में जानकारी तो लोगों को होना चाहिए कि देश में क्या है। और फिर लोग जो विपक्ष में बैठे हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए आज जाति और धर्म के नाम पे बांटने की बात करते हैं। वो विकास की तो बात ही नहीं करते हैं, वो तो विकास की बात ही नहीं करते। मैं कह सकता हूँ एथलेटिक ट्रैक हमने बनाया, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम लोग यहाँ बना रहे हैं। आज सैकड़ों बच्चे अपने यहाँ पे ट्रायल्स देने आए हैं। आप इन बच्चों में देखिए, आपको भारत का उज्जवल भविष्य दिखेगा। इनमें से कई लोग भविष्य की एथलीट्स होंगे, कई चैंपियन बनेंगे। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस है जो देख रही है कि आपका रंग क्या है, क्षेत्र कौन सा है, नैन नक्श क्या है। पूरब के हो तो चीनी हो, पश्चिम के हो तो अरबी हो, दक्षिण के हो तो अफ्रीकन हो, उत्तर के हो तो अंग्रेजी दिखते हो। क्या है रंग भेद, नस्ल भेद, इसके ऊपर। अरे भाई, अंग्रेजों ने इस पार्टी को बनाया था, कांग्रेस पार्टी को। अंग्रेज चले गए, अपनी विचारधारा दे के गए। अब ये कांग्रेस के लोग बांटो और राज करो की रणनीति पे काम कर रहे हैं। लेकिन सैम पित्रोदा ने इस्तीफा भी दे दिया अपने पद से। उन्होंने ये बयान दिया, पहले कांग्रेस ने उसका जो है साफ तौर पर विरोध किया और पित्रोदा ने इस्तीफा दे दिया। अभी भी राजनीतिक मुद्दा बनेगा क्या? देखिए, कितनों के इस्तीफे लेंगे। मणिशंकर अय्यर जी कहते हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है। अरे भाई, भारत के सैनिकों में दम है। घुसपैठ करने वालों को घर में घुसकर मारते हैं। और इनके जो दूसरे नेता कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। मैं इनको कहना चाहता हूं, अगर घुसपैठ करवाओगे वहां से तो हिंदुस्तान की बेटियों ने भी हाथ में AK-47 पकड़ के कब्रिस्तान तक पहुंचाने की कसम खा रखी है। ये नया भारत है, मुंह तोड़ जवाब देता है, घर में घुसकर मारता है। ये लोग हिंदुस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान का गुणगान करते हैं। पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस के साथ। और ये देखिए, एक नहीं अनेक उदाहरण है। पाक अधिकृत कश्मीर कब्जा क्यों रहा जमीन पे, वापस ले सकते थे। और तो और राहुल गांधी जी चीनी डिप्लोमेट के साथ और बाकी लोगों के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू करते रहे। चीन की पार्टी से पैसा लिया कांग्रेस पार्टी ने, क्यों लिया? और वही जिन्होंने अतिक्रमण करने का प्रयास किया डोकलाम में। तो सवाल ये खड़ा होता है, कांग्रेस किसके साथ है? ये विदेशी सोच इन पे भारी क्यों है? विदेशी ताकतों का हाथ इनके साथ क्यों है? आपने मणिशंकर अय्यर के बयान का जिक्र किया, तो कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक तौर पर कह दिया गया है कि वो जो पार्टी में किसी पद पर नहीं है, वो उनका निजी बयान होगा और वो बयान भी पहले का बयान है। बीजेपी जबरदस्ती उसको तूल दे रही है। जब वो कहते हैं 10 साल से चल रहा है, तो पहले का बयान कैसे है? कुछ महीने पहले का। भाई, कुछ महीने पहले कैसे ही कहा तो कांग्रेस के ही नेता ने, केंद्रीय मंत्री थे, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। और इनके जो सैम पित्रोदा फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, राजीव गांधी जी के भी, राहुल गांधी जी के भी। तो मैं पूछना चाहता हूँ, कितने कांग्रेसियों से छुटकारा पाओगे? ये तो कांग्रेस की मैनिफेस्टो से लेके कांग्रेस के बयानों तक। और विपक्ष जब कहता है कि सनातन को कुचल देंगे, सनातन HIV एड्स की तरह है, तो मैं पूछता हूँ इन्होंने क्या कहा, उसके बाद क्या किया? अगर इनके मन में ही ये है कि हिंदू को नीचा दिखानी है, सनातन का अपमान करना है और सबकी संपत्ति किसी और को देने का प्रावधान करना है, किसको देनी है? वो भी कहते हैं अल्पसंख्यक, उसमें विशेष तौर पर मुस्लिम। लेकिन सबके बीच में अब राहुल गांधी, आप क्योंकि कांग्रेस के नेताओं का जिक्र कर रहे हैं, राहुल गांधी वायनाड के बाद में रायबरेली में जो चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा प्रचार कर रही हैं। वो कह रही हैं कि मेरी दादी के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिन्होंने, उनकी दादी ने, उनके पिता ने देश के लिए कुर्बान हुए, और वो भावुक हो रही हैं चुनाव प्रचार करते करते। कह रही हैं कि उनकी दादी का अपमान लगातार किया जा रहा है, उनके पिता का अपमान किया जा रहा है। देखिए, वर्षों वर्षों तक इस परिवार ने सत्ता का आनंद लिया। आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री से लेके 10 साल पहले तक ये लोग सत्ता का सुख भोगते रहे। कभी रिमोट से सरकार चलाते थे, कभी सत्ता सिंहासन पे बैठ के करते थे। क्या नहीं दिया देश ने इनको? और वापस इन्होंने क्या दिया है? भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद। इसके साथ ही में बस अब जो है चलते चलते एक दो सवाल और। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है, कहा है चुनाव प्रचार कर सकेंगे, 1 जून तक ये प्रचार कर सकेंगे, 2 जून को उनको सरेंडर करना है। आप लोगों के लिए एक झटका, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी और तमाम विपक्षी नेता तो यही कह रहे थे ना, केजरीवाल को इस डर से जेल में भेजा गया ईडी का इस्तेमाल करके, क्योंकि उनसे पार्टी डर गई है, बीजेपी डर गई है। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, ये
अंतरिम बेल जो है ये कैसे मिली? ये कोई इनको जो आरोप मुक्त नहीं किया गया है, दोष मुक्त नहीं किया गया है, इनके खिलाफ मुकदमा चलता ही रहेगा। इनको केवल चुनाव प्रचार के लिए छूट दी गई है, 2 तारीख से वापस इनको जाना पड़ेगा। और दूसरी बात, ऐसे कई और नेता हैं, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, चिदम्बरम जी, ये भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर हैं और प्रचार कर रहे हैं। ऐसे ही एक और इनका सहयोगी बेल पर होगा, लेकिन आरोप मुक्त नहीं है। उन पे जो आरोप लगे हैं उसके पर्याप्त सबूत हैं, जेल में है। इनके उप मुख्यमंत्री से लेकर बाकी नेता इनके जेल में है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, ये मुकदमा चलता रहेगा और कोर्ट जब सज़ा सुनाएगा तब फिर अंदर जाने का ही नंबर आएगा। इन चुनाव प्रचार करने निकलेंगे तो आप लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे, क्योंकि दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, तीनों जगह जो उनके उम्मीदवार हैं, जब वो प्रचार करने जाएंगे, अपनी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, विपक्ष भी उनको एक बड़े नेता के तौर पर जो साझा रैली हुई थी वहाँ पर उनकी तस्वीर लगा करके दिखा चुका है कि हाँ, पार्टी के एक बड़े नेता हैं गठबंधन के। इसी हिमाचल प्रदेश में उन्होंने चुनाव लड़ा, उत्तराखंड में चुनाव लड़ा, खाता नहीं खुला, जमानतें जब्त हुई। उत्तर प्रदेश में भी जमानतें ही जब्त हुई, एक सीट नहीं मिल पाई। और कहाँ कहाँ लड़ा, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ लड़ा, तब इनकी वो हालत थी। अरविंद केजरीवाल जी कई चुनावों में लड़े, गुजरात जाके लड़े, कुछ नहीं हुआ जी, कुछ नहीं मिला इनको, अब भी कुछ नहीं मिलने वाला। लोग इनका असली चेहरा जान चुके हैं कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं और एक नहीं अनेक मामलों में लगे हैं। बस आखिरी सवाल, इस सबके बीच में 3 चरण का चुनाव हो चुका है, कहाँ देख रहे हैं पार्टी को, कहाँ जाती हुई दिख रही है? 370 का जो है प्रधानमंत्री ने लक्ष्य रखा था, हर बूथ से 370 जो वोट एक्स्ट्रा की बात कही गई थी। विपक्ष कह रहा है कि 3 चरणों के बाद ही बीजेपी की हालत खराब हो गई है। आप लोगों का क्या आकलन है, कहाँ पहुँचे, क्या वाकई में मुकाबला मुश्किल है? तीसरे चरण के बाद स्पष्ट दिखता है कि हैट्रिक लगने की तैयारी है। आईपीएल का सीजन लग रहा है और यहाँ पे मोदी जी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जहाँ तक आपने 370 की बात कही, हमने धारा 370 हटाई भी। पथराबाजी, आतंकवाद, अलगाववाद, इस पे रोक भी लगाई। 81% नागरिकों की हत्या में कमी आई और कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा मिला, कश्मीर में खुशहाली आई। जो चेहरे कभी मुरझाए होते थे, आज मुस्कान उनके चेहरों पर नरेंद्र मोदी के कारण आई है। यानी साफ तौर पर बेबाकी से अपनी बात रखते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, उनका ये कहना है कि जो विकास किया है, इस विकास के मुद्दे पर जनता मतदान करेगी। रही बात धार्मिक आधार पर जो है तमाम जो बयानों की, तो उनका ये कहना है कि विपक्ष ने इस तरीके की उसकी नीतियां रही हैं जब उसकी सरकार रही थी कि जनता उनसे प्रताड़ित रही है। उन मुद्दों को सामने लाना, कोई धार्मिक आधार पर जो है किसी भी तरीके से वोट मांगना नहीं है, बल्कि जनता के सामने सच लाने है। और फिलहाल बीजेपी 370 प्लस सीटों की ओर बढ़ रही है आगे। सहयोगी कैमरा पर्सन मान के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, हमीरपुर।